हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी के बारे में लोग हमसे पूछते हैं, आज उन्हें हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लोगों के दिमाग में ब्लड प्रेशर संबंधित बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, आज उन्हें हम एड्रेस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक प्रेशर है जो ब्लड जो है नलियों की दीवार पर एग्जर्ट करता है, यानी जब किसी नली में ब्लड का बहाव होता है तो दीवारों पर एक फोर्स लगाता है। वो ये फोर्स कम है या ज़्यादा है उसके हिसाब से उसका ब्लड प्रेशर मेजर होता है। और ये ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता है जितना होना चाहिए या जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा अगर प्रेशर एग्जर्ट होता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब ये प्रेशर लो होता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। ज़्यादातर अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हाइपरटेंशन के कारण क्या है। ज़्यादातर अगर आपके डाइट में सोडियम ज़्यादा है, वज़न आपका ज़्यादा है, एक्सरसाइज आप नहीं करते, दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा है, हार्ट का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, डायबिटीज़ का बीमारी है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, उम्र ज़्यादा है, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, कुछ अलग मेडिकल बीमारी है जिसमें बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, तो ये सारे कारण या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हाइपरटेंशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। हाइपरटेंशन को देखिए पूरी तरह से रोक पाना तो मुश्किल है, लेकिन यदि आप सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, अच्छा डाइट रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, व्यसनों को कंट्रोल करते हैं, शुगर अगर है तो उसे कंट्रोल करते हैं, किडनी का बीमारी है तो उसे मैनेज करते हैं, बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज वगैरह नली का है तो उसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो काफ़ी हद तक हाइपरटेंशन को रोका जा सकता है, उसके रिस्क को कम किया जा सकता है। पूरी तरह से ज़ीरो कर पाए ऐसा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में नलियाँ कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ बीमारियों की वजह से हार्ड हो जाती हैं। ये लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो किसी बीमारी की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है या जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हैं जो क्लियरली विजिबल है, उनको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कभी कभार ये रिस्क फैक्टर इतने ईजीली दिखते नहीं हैं, तो फिर वैसे केस में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम क्या है। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक, लकवे का चांस, किडनी का चांस और हार्ट डिजीज का चांस और आंखों का विजन का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा होने का कारण ये है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है ब्लड को पुश करने के लिए। नॉर्मली हार्ट के चेम्बर एक प्रेशर जनरेट करते हैं जिसमें वो ब्लड को बड़ी नली यानी एओर्टा में पुश कर देते हैं, लेकिन जब बड़ी नली का प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है तो हार्ट को और ज़्यादा हाई प्रेशर पर जाना पड़ेगा ताकि वो ब्लड को पुश कर सके, क्योंकि ब्लड हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है। अगर एओर्टा का प्रेशर 100 है तो हार्ट को 120 पे जाना पड़ेगा, तो हार्ट एलवी से ब्लड जो है एओर्टा में जाएगा। यदि एओर्टा का प्रेशर 160 है तो हार्ट को फिर 180 190 पर जाना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, तब ब्लड वहाँ पे जाएगा। यदि अगर एओर्टा का प्रेशर 200 है तो हार्ट को 220 पे जाना पड़ेगा। तो जितना एओर्टा का प्रेशर है यानी बड़ी नली का प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हार्ट को ब्लड को पुश करने के लिए और ज़्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा। और ये ज़्यादा मेहनत और माथापच्ची जब हार्ट करता है तो हार्ट की दीवारें मोटी हो जाती है, हार्ट फेलियर का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा हृदय की जो नलियाँ हैं उनका भी काम बढ़ जाता है, उनके थ्रू ब्लड सप्लाई जो होना है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट को मेहनत करनी पड़ रही है तो हार्ट को खुराक ज़्यादा लगेगा, खुराक ज़्यादा लगेगा तो हृदय की नलियों में ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा घर्षण होगा, उतना ज़्यादा ब्लॉकेज का चांस बढ़ेगा। उसी तरह से ब्रेन में भी प्रेशर जब क्रिएट होता है तो लकवे का चांस बढ़ता है, किडनी की नलियों में प्रेशर जनरेट होता है तो किडनी के डैमेज होने का चांस बढ़ता है, आंखों की नलियों में प्रेशर पड़ता है तो वो फट जाती है, उनमें ब्लीडिंग हो जाता है या वो भी हार्ड हो जाती है, तो विजन का प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली ये कारण है कि हाइपरटेंशन की वजह से अलग अलग सिस्टम डैमेज होते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ज़्यादातर ऑप्टिमल या एक्चुअल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए लोग हमसे पूछते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मली लोगों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो 120 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, यानी 100 to 120 के बीच में रहना चाहिए। नीचे का ब्लड प्रेशर यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादातर लोगों का 70 to 80 के बीच में रहना चाहिए। उससे ज़्यादा भी नुकसानदायक है, उससे कम भी नुकसानदायक है, तो इस रेंज में लगभग रहे तो अच्छा है।
जब 120 से 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर जाता है तो उसको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज बोलते हैं, हाइपरटेंशन होने से पहले का स्टेज। और 140 से जब ऊपर जाता है तो उसको हाइपरटेंशन का स्टेज बोलते हैं। 160 से ऊपर अगर जाता है, 160 से ऊपर जाता है तो उसको सीवियर हाइपरटेंशन या स्टेज बी हाइपरटेंशन बोलते हैं। वहीं डायस्टोलिक अगर किसी का 80 तक है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, 90 से ऊपर जाएगा तो हाइपरटेंशन बोलेंगे, 80 से 90 के बीच में प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे, और उसमें भी अगर 100 से ऊपर चला जाए तो उसको थोड़ा एडवांस्ड या स्टेज बी बोला जा सकता है। तो ज़्यादातर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर लोग का 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक के आसपास रहना चाहिए, उससे बहुत कम भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि हाइपरटेंशन को डायग्नोज कैसे करते हैं। हाइपरटेंशन को सिंपल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस जो आप उससे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि पेशेंट का रीडिंग ऐसा है, कितना है, बशर्ते आपने उसको सही तरह से मेजर किया हो तो ये अपने आप में सफिशिएंट है हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस बनाने में। अगर आप सही तरह से मेजर नहीं करते हैं तो फिर आपको अलग अलग जगह चेक करवाना पड़ता है। और अगर मल्टीपल रीडिंग्स में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, यानी 140 सिस्टोलिक और 90 मिलीमीटर डायस्टोलिक से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको हाइपरटेंसिव लेबल किया जा सकता है। तो डायग्नोज करने के लिए सिंपल बीपी मॉनिटरिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि ईसीजी में क्या चेंजेस है, हार्ट में कितना थिकनेस हो रहा है उसको दिखाता है, इको में क्या चेंजेस है, हार्ट में कितना थिकनेस है ये भी उसको दिखाता है, किडनी में क्या चेंजेस है वो यूरिन की रिपोर्ट और किडनी की क्रिएटिन वैल्यू से पता चलता है, आंखों में क्या चेंजेस है वो आंखों के फंडस एग्जामिनेशन से पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट एविडेंस देती है कि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि हाइपरटेंशन क्या दवाइयों से क्योर हो सकता है। हाइपरटेंशन यूजली दवाओं से क्योर तो नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को आप लेते हो तो कुछ हद तक कम करती है, और जब तक आप दवा लेते हो तब तक कम करती है। जब आप दवा लेना बंद कर देते हो तो ये वापस बढ़ जाती है। बाकी कई पैथीज के लोग या बाकी कई तरह के लोग किस तरह के क्लेम्स करते हैं कि वो हाइपरटेंशन को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर दवा से, पर कोई बड़े ट्रायल डेटा या बड़ा इसमें इंटरनेशनल कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो ये क्लियर कट प्रूव करता है कि किसी और भी पैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है जो इसको पूरी तरह से क्योर कर सकती है। हाँ, ये है कि डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ और खाने पीने का ध्यान रख के, व्यसन वगैरह को कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके आप इसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं, और इसको लंबे समय तक बिना दवा के चला भी सकते हैं एक बार अगर कंट्रोल हो जाए तो। लेकिन हर केस में, खासकर जहाँ सीवियर हाइपरटेंशन हो, दवाइयों से ये क्योर नहीं होता, कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादातर इवन बहुत सीवियर हाइपरटेंशन भी अगर किसी को हो तो भी वो दवाओं से मैनेज किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लेवल्स इवन 200 से ऊपर भी हो जाए तो भी वो, भले वो सीवियर हाइपरटेंशन या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को भी हम दवाओं से एडिक्वेटली कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही कंट्रोल ना हो पाए, ऐसा मैक्सिमम लेस देन 2-3% केस में होता है कि हम बिल्कुल ना कंट्रोल कर पाए, बहुत सारी दवाई चालू हो जाए फिर भी ना हो पाए, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप दवाओं से बीपी लेवल्स को तो एटलीस्ट कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है। कई लोगों के साथ घर पर ये होता है कि जब वो घर पर रहते हैं तो ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रहता है, जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में डर की वजह से कि और डॉक्टर हमको क्या बात करेगा, किस तरह की बात करेगा, बीमारी के बारे में क्या बताएगा, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लगेंगे, क्या डाइट लगेगा, क्या एक्सरसाइज लगेगा, ये सब बातें सुन के वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर 20-30 मिलीमीटर जितना होता है उससे बढ़ जाता है। इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादातर व्हाइट कोट में रहते हैं तो उसको, या एप्रन जिसे बोलते हैं, तो उसके सेंस की वजह से या वो सामने होने की वजह से एक डर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये काफ़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ पॉपुलेशन को होता है। इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है मास्क हाइपरटेंशन। उसमें ये होता है कि आपका क्लिनिक में ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, लेकिन घर पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। आप घर पर बार बार चेक कर रहे हो तो आप हाइपरटेंसिव रेंज में आ रहे हो, लेकिन क्लिनिक पे कुछ और इफेक्ट्स की वजह से ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसको मास्क हाइपरटेंशन बोलते हैं। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास हाइपरटेंशन क्या होता है, इस पर ऑलरेडी हमने फुल डिटेल वीडियोस किया है। लोग हमसे पूछते हैं कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में डाइट में क्या चेंजेस करना चाहिए। ज़्यादातर आपको सादा खाना, ब्लैंड खाना, कम नमक का खाना खाना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड वगैरह आप लेंगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाइपरटेंशन के डाइट पर हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियोज़ किए हैं। डैश डाइट और रेनबो डाइट का काफ़ी कॉन्सेप्ट रहता है हाइपरटेंसिव पेशेंट में, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो आपको डिटेल वीडियोज़ उस तरह के मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को एक्सरसाइज करने से फायदा होगा, बशर्ते उनका हाइपरटेंशन ठीक ठाक कंट्रोल हो तो।
अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो और ऑलरेडी ब्लड प्रेशर 190 200 के आसपास हो तो वहाँ पे इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका एक्सरसाइज करने के दौरान ब्लड प्रेशर और शूट अप हो सकता है, जिससे पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है। तो वैसे केस में पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, फिर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना ज़रूर चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर को थोड़ा ठीक से कंट्रोल करने के बाद इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में लास्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे वो ये है कि ब्लड प्रेशर को कितना फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना चाहिए। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को आपको एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार मॉनिटर करना चाहिए। कई लोग का क्या है कि दिन में 4 बार 6 बार भी मॉनिटर करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात हर बार बीपी मॉनिटर करते रहते हैं। ये भी काउंटर प्रोडक्टिव होता है और इसमें भी अननेसेसरी टेंशन और स्ट्रेस होता है। और कई लोग का ऐसा होता है कि 3-3 महीने 4-4 महीने तक वो चेक नहीं करते, तो ये भी अच्छा नहीं है, ये भी नुकसानदायक है। एवरेज आप मान सकते हैं कि हफ्ते में 1 से 2 बार आपने किया ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करने के लिए सफिशिएंट है। और आइडियली अगर आप इसको मॉनिटर करें तो सबसे अच्छा टाइम ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो लोग पूछते हैं वो है शाम का टाइम। जब आप काम करके घर आ चुके हो 6-7 बजे, आप ठंडे दिमाग से घर पे बैठे हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो उस समय आप चेक कर सकते हो। या सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले जब आप उठे 1-2 घंटा हो चुका है, उस टाइम पर चेक कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट टाइम है ब्लड प्रेशर चेक करने का। दोपहर का टाइम को यूजली सबसे खराब टाइम माना जाता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हमसे कॉमनली पूछते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं जो इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हम आज इतने ही क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।